हिंदुस्तान अखबार गुरुवार 6 अगस्त 2026। बद्री नारायण मिश्र का लेख है, ताकि नशे की गिरफ्त में न आए युवा। इन दिनों उच्च शिक्षा संस्थानों, खासकर विद्यालयों में स्नातक और परास्नातक के पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। छात्र अब उच्च शिक्षा के लिए घर प्रवास से दूर कैंपस में रहकर पढ़ने आने लगे हैं। अगर आप किसी कैंपस से जुड़े हैं तो आपको छात्रों और अभिभावकों में चिंता और कई तरह के तनाव साफ साफ दिख जाएंगे। कई अभिभावक आपसे कहते मिलेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है, इसका ध्यान रखिएगा। कई माता-पिता उनके मानसिक स्वास्थ्य या अन्य सेहत संबंधी समस्याएं इसलिए ज़ाहिर नहीं करते कि कहीं इससे बेटे या बेटी के नामांकन पर असर न पड़ जाए। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन स्वास्थ्य जांच से जुड़ी रिपोर्ट में देखता है कि लेकिन मानसिक सेहत को आसानी से समझना कठिन होता है। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध रहता है। कई विश्वविद्यालयों में के स्वास्थ्य केंद्रों में बाकायदा काउंसलर की व्यवस्था होती है, जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। घर से दूरी, करियर की चिंताएं, अनेक तरह के मानसिक तनाव कई छात्रों में डिप्रेशन को जन्म देते हैं, या अगर इनमें इसका कोई लक्षण है तो उसे बढ़ा देते हैं। यही वह मोड़ है जहां ऐसे युवाओं को नशीले पदार्थ आकर्षित करते हैं। इस तथ्य की पड़ताल के बाद केंद्र सरकार ने युवाओं को नशे के गिरफ्त से बचाने की एक पहल की है। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय अध्यापकों से यह आग्रह किया था कि शिक्षण के अतिरिक्त वे अपने छात्रों से लगातार संवाद में रहें। परिवार और शिक्षक से संवेदनशील संवाद मानसिक रूप से कमजोर युवाओं को नशीली चीज़ों के आकर्षण से बचा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 75% युवा 21 साल की उम्र तक आते हैं किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके होते हैं। बड़े शहरों में नशीले पदार्थों का माफी तंत्र भी इन युवाओं को अपने मोहपाश में लेने के लिए तरह तरह का संजाल बिछा रहा होता है। कैंपस के आसपास इनका संजाल फैला होता है, जो मादक पदार्थों की उपलब्धता आसान कर देता है। किसी भी युवा में खालीपन का एहसास उसे नशे की तरफ ले जा सकता है। साथ पढ़ने वाले दोस्तों को दबाव, दूसरों की देखा देखी छात्र व युवा इस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। और अगर वे उसके आसपास की जगह को अगर वे स्वस्थ बनाने में सफल हो गए तो अपने विश्वविद्यालय और समाज दोनों को श्रेष्ठ बनाने में सहभागी हो पाएंगे। कैंपस में आने वाले कमजोर मानसिक स्वास्थ्य वाले युवाओं से कुछ हताशा किसी चरण में आत्महत्या कर लेते हैं। हालिया दिनों में मृत्यु के सबसे अग्रणी कारणों में एक 15 से 19 साल के किशोर किशोरियों की आत्महत्या पाया गया है। IIT, IIM और अनेक शिक्षा संस्थानों से खुदकुशी की खबरें आए दिन आती रहती हैं। छात्र छात्राओं और युवाओं को अनेक दबावों के बीच अपने को संतुलित करना होता है। ऐसे में अगर उन्हें यह एहसास हो कि उनके साथ उनका परिवार, शिक्षक और दोस्त खड़े हैं, तो ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सकती है। कोविड महामारी के दिनों में अकेलापन के कारण सारे देश युवाओं की आत्महत्या की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के स्कूल ने अपने हालिया अध्ययन में पाया कि कोविड के बाद भारत में आत्महत्या की दर में कमी आई है। साल 2022 में देश में खुदकुशी की दर प्रति 10,000 में 12.4% थी। वह साल 2023 में घटकर 12.3% हो और 2024 में 12.2% पाई गई थी। बताने की जरूरत नहीं कि आत्महत्या की ज़्यादातर दुर्घटनाएं युवाओं और वयस्कों में पाई गई हैं। यह भी कोई छिपी हुई बात नहीं है कि परिवार की अपेक्षाओं के दबाव और साथ ही छात्रों से पिछड़ जाने के तनाव में वे यह अतिवादी का कदम उठा लेते हैं। ऐसे में कॉलेजों, विश्वविद्यालय समेत तमाम शिक्षा संस्थाओं को जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें अपने परिसरों को लगातार तैयार रखना होगा ताकि हम छात्रों को एक अनुकूल और सहयोगी वातावरण मुहैया करा सके। निस्संदेह बाहरी दबावों
और दिनों दिन बढ़ती अपेक्षाओं के बीच विश्वविद्यालय परिसरों में एक खुशनुमा वातावरण तैयार करना आसान काम नहीं है। किंतु इनके प्रशासन से अपेक्षा की जानी चाहिए कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के यूनिवर्सिटी कैंपस में मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा द्वारा छात्रों को निरंतर काउंसलिंग चलती रहनी चाहिए। साथ ही शिक्षक समुदाय को छात्रों के सुख दुख में शामिल होकर उनके सहज आत्मीय संवाद करने की जरूरत है। हमें अपनी समृद्ध विरासत से अच्छी चीज़ें लेने की जरूरत है। पठन पाठन के काम सिर्फ कक्षा तक सीमित ना रहें। हमारे परिसर प्राचीन गुरुकुलों की तरह संवेदनशील बने। हमारे पाठ्यक्रमों में संवेदना भावना, दूसरों को पीड़े के एहसास, मानवीय मूल्य जैसी चीज़ों को जगह देनी चाहिए। राष्ट्रनीति 2020 में इसके लिए व्यापक सुझाव दिए गए हैं। उसे रचनात्मक मोड़ देने के लिए पूरे वर्ष अकादमिक कैलेंडर के साथ साथ दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियों के कैलेंडर भी जारी करने चाहिए, ताकि व्यापक छात्र समूह अपनी रुचि की गतिविधि में शामिल हो सके। संवाद यानी बातचीत भारतीय समाज की शक्ति रही है। हमें अपने परिसर में इसे विस्तार से देना होगा। छात्र शिक्षक संवाद और अभिभावक शिक्षक संवाद उच्च शिक्षण संस्थानों में कम होते गए हैं। इससे विद्यार्थियों में उदासीनता बढ़ती है। हमें संवाद के निरंतर बनाए रखने होंगे। इस तनाव अवसाद के जाल में फंस रहे युवाओं की आसानी से परख हो सकती है और उन पर अलग से काम किया जा सकता है। कुल मिलाकर हमें एक संवेदनशील मानवीय परिसर तैयार करने होंगे, ताकि हम अपने बच्चों को भटकाव से बचा सके, उन्हें नशे की गिरफ्त में आने से रोक सके और विकसित भारत के लिए दृढ़ निश्चय युवा शक्ति सहज सके। अगला लेख है संवाद से समाधान। सर्वोच्च न्यायालय ने युवाओं की बात संवेदना से सुनने की जैसी परोपकारी की है, वह स्वागत के योग्य है। न्यायालय ने उचित ये कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को रोकने के लिए समाज व कानून लागू करने वाले अधिकारियों के पास उपलब्ध सबसे बड़ी ताकत यह है कि युवाओं की बात सुनी जाए और उन्हें सही सलाह दी जाए। लगे हाथ न्यायालय की निश्चिता में भी दी है कि शक्तिशाली सरकार के नाम पर कोई भी आक्रामक कार्रवाई हालत को बिगाड़ अशांति को जन्म दे सकती है। देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बागची और न्यायमूर्ति मोहना की पीठ में बहुत उपयोगी व्यवस्था दी है। बाकी देश में युवा प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए संयमित दृष्टिकोण की जरूरत है। हमें टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय संयमित आचरण के तहत पहली जरूरत है संवाद करना। कोई सरकार अगर ऐसा करती है तो आंदोलन में उग्रता की बजाय समाधान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बीती 20 जुलाई को सीजेपी के आंदोलन के समय जो हिंसा हुई उस पर देश अलग अलग राय है। एक बड़ी संख्या ऐसे लोग हैं जो युवाओं को माफ करना चाहते हैं, जबकि ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा करने वाले युवाओं पर यथोचित कार्रवाई के पक्ष में हैं। सीजेपी के आंदोलन के समय यह कहना ठीक नहीं होगा कि पुलिस सीधे हिंसा पर उतर आई। पुलिस ने भी जंतर मंतर पर काफी संयम से काम लिया। इस तथ्य को कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि उस प्रदर्शनी संसद मार्च में कुछ ही लोग थे। हालांकि यह बहस या अदालती सुनवाई का मुद्दा रहेगा कि हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार था। सर्वोच्च न्यायालय में तमाम शिकायतों की समृद्ध सुनवाई होनी चाहिए और सभी न्यायमूर्ति भी यही चाहते हैं। छात्रों की शिकायतों को सुनने की जरूरत है तो पुलिस के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ रहे ताजा याचिका में भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने 20 जुलाई के संसद मार्च में शामिल आयोजकों और कथित दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने व जवाबदेही तय करने की मांग की है। अनेक लोगों का आग्रह है कि हिंसा करने वाले या दिल्ली में बदजुबानी से माहौल खराब करने वालों को केवल राजनीतिक आधार पर माफ न किया जाए। वैसे प्रधानमंत्री और सरकार का रुख कुल मिलाकर सीजेपी के आंदोलन के प्रति लचीला है। आमतौर पर सरकार माफी देने की मुद्रा में है, लेकिन यह सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज है कि जिसने भी गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए। इस आंदोलन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। लोग शामिल हुए हैं
तो उन पर शिकंजा कसना ही होगा। आंदोलन को न्यायपूर्ण व शांतिपूर्ण बनाने के लिए अपराधियों पर लगाम जरूरी है। छात्रों को भी हर हाल में हिंसक प्रदर्शनों से बचाना चाहिए। हिंसक प्रदर्शन की नौबत को टालने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। इस दिशा में सबसे जरूरी है ऐसे आंदोलनों को सही पदक्षेप के लिए सर्वोच्च न्यायालय समुचित दिशा निर्देश जारी करे। अगला लेख है आगा खां का नुस्खा। आगा खां के नाम से भारतीय भलीभांति परिचित हैं। वह इस्लामी जाति के धर्मगुरु हैं और जब तक दुनिया के लोगों के दिलों में धर्मगुरुओं के प्रति अंधश्रद्धा की भावना मौजूद है, उन्हें संसार का कोई अभाव नहीं सता सकता है। आगा खां को भी उन्हें अंधानुयायियों ने इतने साधन उपलब्ध कर दिए कि वह भोग विलास के सागर में सतत गोते लगाते रह सकते हैं। अंग्रेजों ने जब भारत पर राज्य करते थे अंग्रेजों ने जब भारत पर राज्य करते थे तो आगा खां को भारतीय मुसलमानों का नेता माना हुआ था और अपने आप को उसका वफादार साबित किया था, इसलिए विदेशी शासकों के कृपा पात्र बन सके। आगा खां को यूरोप के ऐसे स्थानों में रहना ज़्यादा पसंद है जहाँ घुड़दौड़ होती है और जुआ खेला जाता है। सैर सपाटे के तौर पर यदा कदा वह भारत पाकिस्तान भी आ जाते हैं और अपने अनुयायियों को दर्शन देकर उनकी भेंट पूजा ग्रहण करके वापस लौट जाते हैं। आगा खां की भारत और पाकिस्तान समस्याओं में दिलचस्पी अब बनी हुई है। वे दोनों देशों के तने संबंधों को खबर पाकर उग्र और आकुल हो उठे हैं। उन्होंने लंदन के टाइम्स अखबार में जिसके कॉलम उनके लिए ब्रिटिश साम्राज्य के एक पुराने सेवक होने के नाते सदा खुले रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के तनाव को हमेशा के लिए खत्म करने का एक नुस्खा पेश किया है। वे लिखते हैं, पड़ोसी देश में भय और संदेह पैदा हो जाने का यूरोप में कितना घातक परिणाम निकला, ये हम सब जानते हैं। यह अनुभव करने की का सर्वोत्तम हित मित्रता और मिलकर काम करने में है। दुर्भाग्यवश दोनों में भय से संदेह उत्पन्न होता है और संदेह से संबंध तन जाते हैं। उसका नतीजा कभी कभी जिम्मेदार शासकों की इच्छा के विरुद्ध तबाही और युद्ध होता है। सभी विवरणों के अनुसार एशिया के इस भाग में इस समय भय का बोलबाला है। मेरे विचार से ब्रिटेन राष्ट्रमंडलीय अन्य देशों और अमेरिका के हाथ में है कि वे अपने एशिया के इन दोनों देशों और शेष दुनिया के हित की दृष्टि से साहसपूर्ण और निर्णायक कदम उठाकर इस भय को दूर कर सकते हैं। चंद्रशेखर तिवारी का लेख है, पहाड़ी शहरों पर भारी पड़ेगा जलभराव का संकट। हिमालय क्षेत्र में से बसे नगर कभी कभी अपनी स्वच्छ जलधाराओं, प्राकृतिक ढाल व जल निकासी व्यवस्था के कारण जाने जाते हैं। आज स्थिति इसके उलट दिखाई देती है। उत्तराखंड के देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, पिथौरागढ़, श्रीनगर, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश के शिमला, धर्मशाला, मंडी व कुल्लू और जम्मू कश्मीर के जम्मू जैसे अनेक नगरों में जलमग्न की स्थिति पैदा हो जा रही है। यह स्थिति शहर नियोजन, पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन से जुड़े विषयों के लिए गंभीर चुनौती हुई है। समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो पर्वतीय नगरों को भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यह विडंबना ही है कि जिन पर्वतीय नगरों का विकास प्राकृतिक जलधाराओं के समीप हुआ है, उन्हीं नगरों द्वारा उन जलधाराओं की अपेक्षा की जाने लगी है। सदियों से वर्षा जल को सुरक्षित मार्ग देने वाले गधेरे नाले और छोटी जलधाराएं कंक्रीट संरचनाओं और वैज्ञानिक निर्माण की भेंट चढ़ रही हैं। इससे जल मार्ग बाधित होने से वर्षा जल अपना दूसरा रास्ता खोज लेता है और अंततः सड़कें जल भराव तथा शहरी बाढ़ का कारण बन जाती हैं। यह शहर कभी रिस्पना, बिंदाल, सुसबा, टॉन्स, आसन और अन्य छोटी जलधाराओं से घिरा था, पर आज हालात ऐसे हैं कि
सामान्य से अधिक वर्षा होते ही शहर के कई आवासीय क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन जाती है। वहीं गौला नदी के किनारे बसे शहर हल्द्वानी में भी तीव्र शहरीकरण के शहरीकरण ने अनेक बरसाती नालों को प्रभावित किया है। यही हाल काशीपुर, पिथौरागढ़, श्रीनगर, उत्तरकाशी व बागेश्वर का है। यहाँ तीव्र ढालों से आने वाले पानी अब मलबा कुछ ही मिनटों में नालियों में अवरोध पैदा कर देता है। जम्मू में तवी नदी के आसपास के निचले क्षेत्रों में भारी वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, मंडी और कुल्लू जैसे नगरों में भी अनियोजित निर्माण ने इस तरह की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। जलभराव की यह समस्या केवल अत्यधिक वर्षा का परिणाम नहीं है, इसके मूल में कई मानव जाति योगदान है। पहला कारण प्राकृतिक जलमार्गों की अनदेखी, दूसरा समुचित भू आकृति अध्ययन के बगैर निर्माण है, तीसरा वर्षा जल संचय की उपेक्षा है, चौथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था का कमजोर होना है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की वजह से कुछ समय में अत्यधिक वर्षा भी एक कारण है। इसके मद्देनजर अब पर्वतीय नगरों को विकास को नए सिरे से देखना होगा। पहाड़ों के लिए मैदानी शहरों जैसे विकास नीति उपयुक्त नहीं हो सकती। प्रत्येक पर्वतीय नगर अपनी भौगोलिक संरचना, ढाल, जल ग्रहण क्षेत्र और प्राकृतिक जलधाराएं हैं, इसलिए नगर नियोजन भी इसी आधार पर किए जाना चाहिए। ड्रेनेज मास्टर प्लान, प्राकृतिक नालों, गधेरों, जलधाराओं और जीआईएस आधारित डिजिटल मानचित्र बनाना, जलमार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराना, परंपरागत तालाबों और जल स्रोतों का पुनर्जीवन आदि अहम उपाय हो सकते हैं। नए भवन, होटल, अस्पताल, विद्यालय व व्यावसायिक परिसर में वर्षा जल संचयन तथा भूजल पुनर्भरण भरण की व्यवस्था का निर्धारण अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस संपूर्ण प्रक्रिया में शहरी नागरिकों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। लोग यदि स्वयं नालियों में कचरा डालते रहेंगे, जलधाराओं का अतिक्रमण करते रहेंगे, तो जलधाराओं के संरक्षण कार्य को सामाजिक अभियान बनाने की दिशा में विद्यालय, स्वयंसेवी संस्थानों और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। कुल मिलाकर इतना तो साफ है कि प्रवृत्ति नगरों का भव्य इमारतों, चौड़ी सड़कों व फ्लाईओवर के जाल से सुरक्षित नहीं रह सकता। उनकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि शहर समाज वहाँ की जलधाराओं को किस स्तर पर सम्मान व प्रवर्धन करता है। सही मायने में प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, उसके अनुरूप सतत विकास होना अधिक आवश्यक है। ओशो का लेख है, आनंद जन्म सिद्ध अधिकार। आदमी आनंद की तलाश करता है, ऐसे कहते हैं आदमी को देखकर भरोसा नहीं होता। ऐसा सुना कि आदमी आनंद का खोजी है, उसे देखकर बात उल्टी मालूम पड़ती है। लगता यह है कि आदमी दुख का खोजी है, वह दुख को छोड़ता ही नहीं है, दुख को पकड़ता है, उसे बचाता है, संवारता है, तिजोरी में संभाल कर रखता है। दुख का बीज हाथ पड़ जाए तो हीरे की तरह संभालता है। वह लाख दुख पाए पर फेंकने की तैयारी नहीं दिखाता। जो लोग कहते हैं कि आदमी आनंद का खोजी है, लगता है वे आदमी की तरफ देखते ही नहीं। आदमी दुखवादी है, अन्यथा संसार इतना दुख में क्यों है? अगर सभी लोग आनंद खोज रहे हैं, तो कुछ को तो मिलता है और कुछ को मिल जाता है, तो वे बांटते औरों को भी उसकी कुछ झलक उनकी आंखों और उनकी प्राण में भी आती है। अगर सभी आनंद की तलाश कर रहे हैं, तो लोग एक दूसरे को इतना दुख क्यों दे रहे हैं? ऐसा नहीं है कि प्राय ही दुख देते हैं। कभी हिसाब रखा है मित्र कितना दुख देते हैं? जिन्हें तुमसे घृणा है वे तो दुख देंगे। स्वाभाविक लोग जो कहते हैं कि तुमसे प्रेम है, उन्होंने कितना दुख दिया है, इसका हिसाब रखा है? अगर हर आदमी दुख दे रहा है तो यह एक ही बात का सबूत है, हम वही तो देते हैं जिसे हम भरे हैं, वही तो हमसे बहता है, हमारे भीतर भरा है। नीम के पत्ते अगर कड़वे होते हैं तो इसी कारण की जहर उसके भीतर बह रहा है
और आम आम अगर मीठा है तो इसी कारण कि अमीरस उसके भीतर बह रहा है। हमारे व्यवहार से दूसरों को दुःख मिलता है क्योंकि भीतर हमारे कड़वाहट है। हम लाख कहें कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम के नाम पर भी दूसरों के जीवन में नरक निर्मित करते हैं। पति-पत्नियों को देखो, माँ-बाप को देखो, बेटे बच्चों को देखो, सब एक-दूसरे की फांसी लगाए हुए हैं और सभी कहते हैं कि हम सुख को खोज रहे हैं। मेरे पास रोज़ लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम सुख चाहते हैं। अगर तुम सुख चाहते हो तो कोई भी तो बाधा नहीं है। सुख तो लुट रहा है, सुख तो चारों तरफ मौजूद है। तुम ऐसे हो जैसे सामने गंगा बहती हो और किनारे खड़े छाती पीट रहे हो। मैं प्यासा हूँ, झुको और पान करो। गंगा गंगा सदा सामने बहती है। जिन्होंने भी कभी आनंद पाया है उन्होंने एक बात निरंतर दोहराई है कि आनंद तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम जिस भी पल तय कर लोगे कि आनंदित होना है, उसी क्षण आनंदित हो जाओगे। यह तुम्हारे रोए-रोए में समाया हुआ है। देरी का कोई कारण नहीं है। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।